हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जो मैंने इससे पहले लेक्चर बनाया था, आई होप आपने उसको स्टडी किया है और रिवाइज भी कर लिया है। ठीक है, उसी सीरीज में आगे क्वांटम नंबर्स की आज हम बाकी के दो क्वांटम नंबर्स को समझेंगे। तो अभी थर्ड क्वांटम नंबर जो आता है, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अगेन हम मैथमेटिकल वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और मैथमेटिकल वैल्यूज जो यहां पे आ रही हैं वो लाई करती हैं बिटवीन -l एंड +l इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो हम ये समझे ना कि हमें m से क्या वैल्यू मिलती है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो आपको यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, या अगर सरल भाषा में इसको समझाया जाए तो ये बेसिकली हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, इस तरह से। ठीक है, अब ये नंबर कैसे बताता है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम s ऑर्बिटल की बात करें, तो अगर हम l की वैल्यूज की बात करते हैं तो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू इज 0। तो अगर l की वैल्यू 0 है और आप उसके लिए में m कैलकुलेट करना चाहते हैं तो m की वैल्यू कितनी हो गई? -0, 0 और +0। मैथ्स के लॉ के हिसाब से अगर 0 के आगे आप कोई भी चार्ज जैसा लगाते हैं, माइनस या प्लस या कोई भी साइन लगाते हैं, उसकी कोई वैल्यू तो रहती नहीं है। तो अल्टीमेटली कितने ओरिएंटेशन ये होल्ड कर रहा है? एक ओरिएंटेशन होल्ड कर रहा है। यानी कि s ऑर्बिटल अगर हम काउंट करें तो s ऑर्बिटल हमेशा जो उसका कंट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा एक ऑर्बिटल के लिए होगा। तो s ऑर्बिटल में हमेशा कंट्रीब्यूशन 1 होगा। सिमिलरली अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल की वैल्यू l की वैल्यू 1 होती है। इसमें अगर हम m की वैल्यू निकालें तो इसमें वैल्यू क्या आएगी? -1, 0, +1। यानी कितने ओरिएंटेशन हो गए? 3। तो यहां पे p ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस हो जाएंगे 3। ठीक है, सिमिलरली d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 2। तो अगर l की वैल्यू 2 है तो उसके m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, तो कितनी वैल्यूज हो गई? 5। यानी कि d ऑर्बिटल जब भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा तो 5 ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन करेगा। और इसके बाद आता है l इज इक्वल टू 3 जो कि f ऑर्बिटल के लिए है। तो इसके m की वैल्यूज आपकी आएंगी -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई? 7। तो f ऑर्बिटल जो है वो हमें 7 ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है ये मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। तो ये चीज आप एक बार नोट कर लीजिए कि यहां पे ऑब्जर्व करिए एक चीज को कि s, p, d और f जो सबशेल्स हैं या ऑर्बिटल्स हैं, ये हमेशा ऑड नंबर में होंगे। पहली चीज इस चीज को याद रखिएगा। तो s ऑर्बिटल हमेशा 1 को कंट्रीब्यूट करेगा, p ऑर्बिटल हमेशा 3 को कंट्रीब्यूट करेगा, d ऑर्बिटल हमेशा 5 को कंट्रीब्यूट करेगा, f ऑर्बिटल हमेशा 7 को करेगा। अगर हम g पे जाएंगे तो वो हमें कितना दे देगा? 9, क्योंकि उसकी वैल्यू 4 होगी। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का ही कंट्रीब्यूशन होगा हमेशा। ये रूल है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, जब भी ये इंटरैक्ट करेंगे या कंट्रीब्यूट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये ओरिएंटेशन का मतलब ये है। अब इस ओरिएंटेशन को जो ये यहां मैंने बनाया है, इस ओरिएंटेशन को अगर मुझे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो वो देखिए कैसा हो। अब जब डायग्रामेटिकली जो वैल्यूज हमने n की निकाली थी उसको अगर हम इंडिकेट करते हैं तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आपने अभी देखा था पिछले स्लाइड में कि s जो है वो एक ही ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। क्यों एक ही ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कर सकता है? क्योंकि s ऑर्बिटल का शेप होता है स्फीयर। स्फीयर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और ये बात आप जानते हैं कि स्फीयर शेप की कोई भी एजेस नहीं होती है। तो अगर किसी भी शेप की एजेस नहीं है तो हम उसमें एक्सिस को भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस वजह से यहां पे वो एक ही डिजाइन या एक ही ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। P के लिए हमारी वैल्यू निकली थी 3।
3 ऑर्बिटल्स में ये 3 ऑर्बिटल्स इस डिजाइन में या इस ओरिएंटेशन में हमें मिलेंगे। पहला है एक्स एक्सिस पे px, दूसरा है वाई एक्सिस पे py और तीसरा है जेड एक्सिस पे pz। सिमिलरली डी में 5 ऑर्बिटल्स थे जिसका कंट्रीब्यूशन था। तो 5 ऑर्बिटल्स का अगर कंट्रीब्यूशन है तो उसमें एक चीज याद रखिएगा, डी ऑर्बिटल में डबल डंबल था इस तरह से। तो इस तरह से अब अगर मान लीजिए आपकी एक्सिस जो है वो इस तरह से है और आपका जो ऑर्बिटल है वो इस तरह से है, तो जो भी डबल डबल बन रहा है वो 2 एक्सिस के यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो जब 2 एक्सिस का यूटिलाइजेशन कर रहा है तो हमारे पास 3 ऐसे ओरिएंटेशंस आ रहे हैं जिसमें कि डी ऑर्बिटल 2 एक्सिस के, किसी भी 2 एक्सिस के बीच में। तो पहला है डी एक्स वाई यानी एक्स वाई एक्सिस पे है, दूसरा डी वाई जेड जो वाई जेड एक्सिस पे है, तीसरा एक्स जेड जो एक्स जेड एक्सिस पे है, फिर चौथा जो है वो आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। इसमें और इसमें डिफरेंस आप ये नोटिस करिएगा, ये वाले ऑर्बिटल्स जो हैं ये एक्सिस के बीच में है, जबकि ये वाला जो ऑर्बिटल है ये एक्सिस पर है। ठीक है, और ये जो dz स्क्वायर है, dz स्क्वायर में आपको एक ही दिख रहा है, लेकिन ये बीच में जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर है ये बेसिकली हुआ क्या है, ये ऐसा हो गया है। ठीक है, तो जब ये ऐसा हो गया है तो एक ही एक्सिस पे है, तो है dz स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमेशा वर्टिकल होता है। अब ये जो मैंने बनाया है ये अपनी मर्जी से नहीं बनाया है, ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन देखा गया है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स के शेप बनते हैं और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उनका जो डिजाइन या स्ट्रक्चर बनता है वो इन्हीं ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन की वजह से बनता है। ठीक है, अब यहां पे बच्चे अक्सर ये पूछते हैं, सर आपने जो पहले 3 डायग्राम्स बनाए हैं वो तो एक ही जैसे हैं, हमें कैसे पता कि वो क्या कहते हैं, कौन सा है। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज है। ठीक है, आपको बेसिकली ये चीज ध्यान रखनी है कि चूंकि हम इसको 2D प्लेट पे बना रहे हैं तो 2D प्लेट पे आप 3D स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकते। अब इसमें अगर मैं एक्स वाई बना रहा हूं तो इसमें मैं जेड एक्सिस नहीं दिखा सकता, इसमें अगर मैं वाई जेड बना रहा हूं तो एक्स एक्सिस नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो थर्ड प्लेन में होगा। इस वजह से ये शक्ल एक जैसी है, लेकिन जब आप इसको 3D में बनाएंगे तो ये 3 डिफरेंट एक्सिस पे बनेगा। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो लॉजिकल है, कॉमन सेंस है कि ये एक्स और वाई एक्सिस पे ही बन रहा है, और ये जेड स्क्वायर है तो ये भी लॉजिकल है, सिर्फ जेड पे बन रहा है, तो यहां पे ये वर्टिकल रहेगा। तो उसी चीज को हमने डायग्रामेटिकली यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको इस m की वैल्यू से क्या ध्यान रखना है कि s जब बॉन्डिंग करता है तो कितने ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन कर सकता है, 1, p कर सकता है 3, d कर सकता है 5 और f कर सकता है 7। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम अगले चैप्टर में जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पे जब हम ऑर्बिटल ओवरलैप की बात करेंगे तो ये वाली जो चीजें हैं ये हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर में हमारे बहुत काम आने वाली है, तो याद रखिएगा। 4th क्वांटम नंबर जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली हमें यह बताता है कि अगर हम एक कोई भी ऑर्बिटल उठाएं, जैसे s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हर ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होगी वो स्पिन जो है वो ऐसे नहीं हो सकती है, ऐसे होती है। और यहां पे अगर आप वैल्यूज देख रहे हैं, मैंने लिखा है +½ और -½ यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे हाफ स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और अगर आप बुक्स को रिफर करते हैं तो बुक्स में आपको एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ दिखेगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, एक का एरो हेड ऊपर होगा, एक का एरो हेड नीचे होगा। तो ये बेसिकली ऑपोजिट स्पिन ही दिखाता है। जनरली ये एक नोशन है कि जिसका एरो हेड ऊपर है उसके s की वैल्यू +½ है और जिसका एरो हेड नीचे है उसकी वैल्यू -½ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी एरो हेड साइड को +½ या -½ समझ सकते हैं। तो बेसिकली एक ऑर्बिटल में ऑपोजिट डिजाइन की जो स्पिन्स होते हैं उनकी वैल्यू +½ और -½ होती है, दैट्स इट। इसमें और कोई चीज जो है वो हम नहीं डाल सकते हैं। एक चीज और, जो हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में वैल्यूज निकाली थी -L0 to +L, उसमें आप एक और फॉर्मूला है जिससे आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला है 2l + 1। जैसे मैंने वहां रेंज लिखी थी -L0 to +L,
वैसे ही आप वो फॉर्मूले में 2l+1 की वैल्यू से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल s के l की वैल्यू 0 होती है, तो s के l की वैल्यू 0 होती है, तो यानी s ऑर्बिटल में कितना हो गया 1। अगर आप यहां 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0+1 1। अगर आप p ऑर्बिटल के लिए केस ले रहे हैं तो p ऑर्बिटल में l की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2+1 3। तो ये आपको डायरेक्टली वैल्यूज दे देता है। अगर आप इंडिविजुअली जैसे मैंने लिखा था पिछली स्लाइड में वैसे लिखना चाहते हैं मैनुअली वैसे कर लीजिए, अगर आप फॉर्मूले से लिखना चाहते हैं तो आप उसको फॉर्मूले से कर लीजिए। दूसरी चीज जो यहां पे हमें समझनी है, जब मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझाना शुरू किया था तो मैंने एक चीज आपको समझाई थी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, या अगर अभी हम ऑर्बिटल्स लिख लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला था n² और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला था 2n²। ठीक है, तो इस केस में अब हम इसको कैसे जस्टिफाई करें? मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि अगर सेकेंड शेल की बात हो रही है तो सेकेंड शेल में 2² का मतलब कितना हो गया 4 ऑर्बिटल। अब 4 ऑर्बिटल कैसे आएंगे? 4 ऑर्बिटल ऐसे आएंगे कि सेकेंड शेल में s ऑर्बिटल कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1, p ऑर्बिटल कितना कंट्रीब्यूट करेगा 3। तो इसका मतलब यह है कि सेकेंड शेल में एक s ऑर्बिटल और आपके 3 p ऑर्बिटल होते हैं। अगर हम सेकेंड शेल की बात करें, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल होंगे, तभी देखिए टोटल 4 हो जाएगा। अगर आप n = 3 लेते हैं तो n² कितना हो जाएगा 9। तो अगर n² 9 हो जाएगा तो 9 का मतलब क्या है, आपका एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है और d के 5 ऑर्बिटल है। यानी कि आपके सेकेंड शेल में केस क्या हो सकता है, सेकेंड शेल में 2s 2p ऑर्बिटल होगा, ठीक है, और थर्ड शेल में क्या क्या होगा 3s भी होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा। ठीक है ना, यही तो मतलब हुआ है इसका कि अगर इसमें टोटल कंट्रीब्यूशन 9 का है तो 1 + 3 4 + 5 9। तो इसका मतलब थर्ड शेल में s भी होगा, थर्ड शेल में p भी होगा, थर्ड शेल में d भी होगा। इसी तरीके से हमको यह पता लगता है कि कौन से शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं और कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के केस में अगर यहां पे 2s 2p है तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं 4। तो अगर 4 ऑर्बिटल्स हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। तो 4 ऑर्बिटल्स में आएंगे 8। सिमिलरली यहां 9 ऑर्बिटल्स है तो 9 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 18। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहां रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की वैल्यू 2l+1 से मिल रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमें मिलेगी 2 × 2l+1, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स बता रहा है। तो ऑर्बिटल्स में हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2। तो आपको इस फॉर्मूले से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब सिर्फ l की वैल्यू गिवन हो, n की वैल्यू ना गिवन हो, और ये वैल्यू आप तब निकाल सकते हैं जब आपको n की वैल्यू गिवन हो। तो इस तरह से ये चारों क्वांटम नंबर्स अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को अच्छे से डिफाइन करते हैं विद इन द एटम। अब इस पे बेस्ड जो हमने चारों क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं, इस पे बेस्ड आपको जो फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन जो है ये एंट्रेंस में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें ही आपको पूछा जाएगा कि आपको एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल दे दिया जाएगा। यहां मैंने एग्जांपल के तौर पे 4 अलग अलग ऑर्बिटल्स ले लिए, 2s ले लिया है, 3p ले लिया है, 4d ले लिया है, 5f ले लिया है। अब इनके चारों क्वांटम नंबर्स की आपको वैल्यू बनानी है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल जब मैं 2s लिख रहा हूं तो ये जो फिगर्स हैं ये शेल नंबर्स हैं। अभी जैसे आपने देखा था तो ये शेल नंबर्स हैं। तो n की वैल्यू क्या है, n शेल ही तो था, तो n की वैल्यू यहां पे आ गई 2। ऑर्बिटल कौन सा है s ऑर्बिटल के l की वैल्यू क्या होगी 0, वो हमने एजिमुथल में निकाला था। m की वैल्यू, चूंकि l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या आएगी -0 0 +0, तो अल्टीमेटली क्या वैल्यू आई 0, तो इसलिए m की वैल्यू भी 0। और s का मैंने +- दोनों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन वहां लाई करेगा उसकी वैल्यू या तो +½ होगी या -½ होगी। सिमिलरली जब हम 3p पे आ रहे हैं, 3p में n = 3, चूंकि p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के l की वैल्यू होती है 1। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की 3 वैल्यूज हो सकती हैं -1 0 +1।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है किसी भी ऑर्बिटल में, और s की वैल्यू अगेन +½ या -½ तो इसलिए हमने यहां पे लिख दिया प्लस या -½ आपको अगर एग्जाम में आता है, आपने अगर खाली +½ लिखा या खाली -½ लिखा तो भी आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता है, दैट इज ओके। अगर आपने +-½ दोनों साथ में लिखा है देन ऑल्सो इट इज ओके, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। इसमें कितना है 4d, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, m के 2 है ना, तो m की कितनी वैल्यूज हो जाएंगी -2 से +2, तो ये सारी वैल्यूज में सारे में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगेन s की वैल्यू +-½ हो सकती है क्योंकि ये d ऑर्बिटल है इसलिए l की वैल्यू 2 है। सिमिलरली f ऑर्बिटल में n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 3 है, m की ये सारी वैल्यूज होंगी जो f ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती हैं, और s की वैल्यू +-½ होगी। तो पहली वैरायटी ऑफ जो न्यूमेरिकल है वो इस तरह से आ सकता है पेपर में, आपको कोई भी एक ऑर्बिटल दे दिया जाएगा और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा उसके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखिए। सेकेंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अब इसी में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने यहां n इज इक्वल टू 3 लिखा है, यहां पे मान लीजिए मैं l इज इक्वल टू 2 लिख देता हूं, ठीक है, और बाकी वैल्यूज को ऐसे ही छोड़ देता हूं। अब इस केस में आपको मैंने ये चारों लिखे दिए हैं और ये चारों में मैं आपसे पूछ सकता हूं कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन गलत है क्वांटम नंबर्स का। ये वाला सही है तो अभी डिस्कस किया था, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही नहीं है। क्यों ये वाला सही नहीं है? क्योंकि n की वैल्यू तो 3 सही है लेकिन p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। क्या होती है l की वैल्यू? 1। तो इस वजह से ये वाला जो है ये गलत है, सेकंड वाला। तो ये वाला आपका रॉन्ग एमसीक्यू है। एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, बाकी दोनों सही है क्योंकि मैंने उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। दूसरी चीज, इसमें आपको और तरीके से भी गलत दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहां पे हमने l इज इक्वल टू 1 है, मतलब हमने n की वैल्यू नहीं छेड़ी, l की वैल्यू नहीं छेड़ी। अब हम क्या छेड़ रहे हैं? हम यहां पे m की वैल्यू छेड़ रहे हैं। मान लीजिए मैं यहां पे लिख दूं -2 और यहां पे लिख दूं +2, तो भी तो सेकंड ऑप्शन गलत है क्योंकि अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकती है, 2 से नहीं स्टार्ट हो सकती है। अगेन आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये गलत होगा। तो क्वेश्चन किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। तो सेकंड वैरायटी में ध्यान रखिए, आपको 4 वैल्यूज दी जाएंगी इस तरह से एक पर्टिकुलर किसी भी केस के लिए, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि उसमें से गलत कौन सा है। तो सेकंड वैरायटी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है वो आपको इस वैरायटी से पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है दोनों वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप फिर से अभी तक जितना मैंने क्वांटम नंबर्स का पढ़ाया है उस पे आप उसको रीड करिए, लेक्चर देखिए, समझिए और इस पे बेस्ड ये बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करिए। और इसके आगे का जो लेक्चर है जो इस पे बेस्ड प्रिंसिपल है और जिस पे बेस्ड आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे डेवलप होता है, ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन बी गुड एंड स्टे हैप्पी।